घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड पे और उत्तराखंड में जो बारिश की आफत बरसी और जिस तरह से वहाँ पे रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता है। आज भी कम से कम 8,500 से ज़्यादा लोग जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तो फंसे हुए हैं। और अगर हम सरकार के आंकड़ों को भी देखें, जो सरकार आज 1 बजे दिन तक जो दिया है उसको भी देखेंगे तो अभी बहुत सारे लोग लगते हैं, कम से कम 4,000 से ज़्यादा कह रहे हैं जो सरकारी आंकड़े हैं कि लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और जाहिर है उन्हें इस वक्त तक 11 दिन हो गए हैं। 11 दिन से वो क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस तरह से है, इस बात की अगर सिर्फ आप कल्पना करें तो आप शायद देश में इस वक्त पूरे देश, पूरी मानवता से आप यही कहेंगे कि वो उन तक पहुंचे। लेकिन हमारे देश के राजनेता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में अगर सोचें, उनके व्यवहार को देखें तो सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी गए नहीं गए, मोदी गए नहीं गए, कौन गए कौन नहीं गए, इससे क्या जो फंसे हुए लोग हैं उन तक राहत पहुंच जाएगा? क्या उनसे जो फंसे हुए लोग हैं वो बाहर आ गए हैं, उनको वो लाने जा रहे हैं? क्यों लगातार उन्हें हम इस बात को लेके खबर बनाएं? आज अगर खबर हमें बनाने की आवश्यकता है तो वो है कि आप वहां से आपका बचाव हो, आप तक राहत पहुंचे और आप वहां पे कम से कम दवाई, महामारी से आपको बचाया जा सके। इसलिए हमने लगातार, चाहे वो कोई भी नेता अभिनेता वहां गए हो नहीं हो गए हो, हमने उस पर न चर्चा की है न उस बात को खबर बनाई है और आज भी हम वही करने जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का एजेंडा। हेलीकॉप्टर क्रैश और खराब मौसम के बावजूद जारी है बचाव और राहत का काम, लेकिन अब भी 8,000 से ज्यादा लोगों को बचाने की चुनौती और अभी भी सैकड़ों लोगों का कोई पता नहीं। 11 दिन बाद भी अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं परिजन। लाखों लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, हजारों लोग, कम से कम 1000 से ज़्यादा की संख्या तो सरकार के तरफ से है कि जो अनऑफिशियल वो एडमिट करते हैं कि 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस मंजर को देखा है वो कहते हैं कि ये संख्या कई हजारों में होगी। इसका मुश्किल है कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित हैं, कितने संपत्ति का नुकसान हुआ है। एक तरफ बचाव में सेना, वायुसेना, ITBP के लोग लगे हुए हैं और जिस तरह के मौसम है, जिस तरह से मौसम ने तमाम राहत पर और बचाव को प्रभावित किया है, इसके बावजूद भी 1 बजे दिन में जब सरकारी बयान आए तो उसमें कहा गया कि 99,000 लोगों को अब तक बचाया गया है। जाहिर है 11 दिन हो गए हैं। NK ब्राउन जो हमारे वायुसेना चीफ हैं, और आपको याद होगा कि वायुसेना के विमान जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो लोग मारे गए वो लोग थे जो लगातार बचाव के काम में लगे हुए थे। इसके बावजूद भी सेना का मनोबल कम नहीं है। वायुसेना चीफ जब पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। You must have heard the PM's statement last night. The whole nation actually joins me in condoling the serious loss. As I also said yesterday, the operations are going to continue. In fact, most of the work has already been done, and literally we are over the hump now. It's a question of getting our people out from Badrinath and from the Harsil sector, and I think if we get 3 to 4 days of good weather, we should actually get it. But I suppose the weather will probably start improving by Friday. It's Friday, so I think by Monday, Tuesday, we should have all this finished. और ITBP के डायरेक्टर जनरल जिनके जवान लगातार लोगों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, थके नहीं हैं, लगातार जुटे हुए हैं, उनके चीफ ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। हर्षिल में तो जैसे भी कल भी 1000 के करीब आदमी निकले हैं, अब वो 1000-1200 से ऊपर वहां पे नहीं है। अगर आज मौसम इंप्रूव होता है तो काफी हो जाएगा और कल तक हर्षिल खत्म हो जाना चाहिए। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। और बद्रीनाथ का जैसा बताया 5-6 हज़ार की जो है नफरी, अगर मौसम इंप्रूव होता है तो
दोनों जरिए से, हेलीकॉप्टर से भी और पैदल भी कोशिश करेंगे निकालने के लिए, परंतु मौसम ठीक नहीं होते हुए हम रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। कई तरह की चुनौती है, सिर्फ मौसम के साथ साथ जो चुनौतियां हैं, महामारी की भी चुनौतियां हैं जो लोग लापता हैं, कहाँ है वो, और जिस तरह से लोग ढूंढ रहे हैं, आस पास आस पड़ोस हर जगह लोग जा रहे हैं अपने को खोज में, जहाँ जिस शहर जिस टीवी चैनल को देखें उसको देख रहे हैं वो। इसलिए हमने लगातार कोशिश की है कि चाहे आप हों या आपके कोई परिजन हो, आप हमें जो हमने ईमेल, आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस ईमेल के जरिए या आप हमें फ़ोन करके वो जानकारी दे सकते हैं। हम उन्हें लगातार दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, उनके नाम, उनके पते, वो कहाँ थे, आखिरी बात कहाँ बातचीत हुई थी आखिरी बार, ये तमाम चीज़ें हम दिखा रहे हैं लगातार। इसलिए और इसको हम चाहेंगे कि आप कहीं पे भी कभी भी आपको लगे कि हम कुछ भी मदद कर सकते हैं तो उसमें बिल्कुल आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या अपनी तस्वीर भेज सकते हैं या किसी और तरह की मदद, चाहे शासन प्रशासन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही हो, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मदद आप तक पहुंचे। और सरकार भी जुटी हुई है, लेकिन चुनौती सरकार के सामने भी है। जिस तरह के मौसम में सेना जुटी हुई है, आपने आईटीबीपी के डीजी को सुना, किस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह मौसम है, इस मौसम में शायद इस तरह की चुनौती का सामना भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, आईटीबीपी के जवान ही कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब हैं, सदस्य ओबीसी आयोग के, अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले शकील साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि लगातार नज़रें बनी हुई है, लगातार लोग उस पर टिके हुए हैं, इस वक्त भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, और इस क्रम में जो जिस तरह से रेस्क्यू और ऑपरेशन चल रहा है, राहत के काम चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार, जो उत्तराखंड सरकार है, वो उसकी सहायता में जितनी केंद्र सरकार या अन्य राज्यों से सहायता मिल रही है, या जो सेना के जवानों ने जिस तरह से अपनी कुर्बानी दे के भी वो इस कार्य को पूरा किया है, वो बहुत सराहनीय है। और आज ऐसा मौका नहीं है जब किसी सरकारों के या किसी के मनोबल को घटाने की बात की जाए। समीक्षा के लिए बहुत सारे अवसर आएंगे, मौके आएंगे जब हम समीक्षा करेंगे कि क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी। आज हमें चाहिए कि इनकी मनोबल और जो त्रुटियां कहीं दिखती है उन त्रुटियों को बताएं ताकि उनके ऊपर कार्य किया जा सके। आज हम समझते हैं यही आवश्यकता है सबसे पहले। बिल्कुल। और उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है वो हम समझते हैं कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा एक सबक है कि किस तरह से इंसान तरक्की के हज़ारों मंजिलें तय कर रहा है, लेकिन कुदरत के जब कहर नाजिल होती है तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। और उसमें जिन लोगों से आप एक्सपेक्टेशन करते हैं वो भी वही थे। अगर पुलिस के जवान हों या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, उन लोगों को भी तो पहले अपनी जान बचाने की सोच हुई, फिर वो जान दूसरे की बचाने के लिए आगे आए हैं। तो ये इसलिए इस मामले को हम समझते हैं कि जिस तरह से आप चला रहे हैं बहुत अच्छा है। आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ये डिबेट आप यहाँ करा रहे हैं, जिससे हम समझते हैं वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा और सरकारों को फ़ायदा होगा। जहाँ तक सरकार ने आज कहा है, और अभी सेना के भी लोगों ने कहा कि अब 2-4 दिन अगर वेदर ख़राब ना हुआ होता तो शायद बाहर के लोगों को निकाल लिया गया होता। तो ये दो तरह का है, एक तो बाहर के लोगों को निकालना और दूसरे फिर रीस्ट्रक्चरिंग करना बहुत बड़ी काम है। महामारी का खदशा है, मलबे पड़े हैं, उनके नीचे लाशें हैं, उनको निकालना है। मंदिर और शाइन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको फिर अपने पुरानी ज़िंदगी लौटाना है। ये सब कार्यों को करने के लिए आज पहले कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था। आज उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का बयान आया, उसको हम बधाई वेलकम करेंगे कि उन्होंने कहा कि ये काम उत्तराखंड सरकार करेगी और सभी लोग जो सहायता देना चाहें उनकी हम सहायता स्वीकार करेंगे। यही मानवता है कि यही बात सही है। पहले अवधेश जी, अगर चुनौतियों को हम देखें इस वक्त, क्योंकि अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं, 8,000 साढ़े 8,000 लोग आंकड़े जो बता रहे हैं कि 8,500 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके बारे में चिन्हित किया गया। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको चिन्हित नहीं कर पाए होंगे। तो आज अगर हम चुनौतियों को देखें, किस किस तरह की चुनौती इस वक्त आपको साफ साफ दिखाई दे रही कि इन चुनौतियों से
अभी सरकार को, वहाँ के लोगों को निपटना होगा? मुझे एक तो ये लग रहा है कि अब केदार घाटी को तो लगभग साफ कर दिया है, वहां जीवित नहीं है, लेकिन क्योंकि 200 विशेष जो कमांडो उतरे थे जिनको जंगल में भी जाके छानबीन करनी थी वो कर चुके हैं। जो हर्षिल और बद्रीनाथ 2 जगह ज्यादा से ज्यादा लोग अब बचे हुए हैं। अब कुछ भटके हुए जंगल में थे, उनकी भी खोजबीन हुई है, अभी तक नहीं मिले हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने पहले दिन जैन टीवी में 4-5 कमियों की ओर इशारा करते हुए सुझाव दिया था। उस समय भले लग रहा था कि नहीं शायद कुछ हो, लेकिन वो सारी चीजें बाद में अपनाई गई। जैसे पहले हम लोगों ने कहा था कि बचाव दल जो जा रहा है अपने साथ कुछ पानी, दवा और भोजन लेके जाए, क्योंकि बचाव दल के गोद में लोग मर गए थे उसके छटपटाते हुए। बाद में उसको भी अपनाया गया। हम लोगों ने यह भी कहा था कि वहां ऐसा विशेष दल उतारना चाहिए जो कि चूंकि धीरे धीरे लोगों को हटा रहे हैं, अगर बारिश हो तो वहां कुछ अस्थायी टेंट लगाए, वहां वो रह सके, गर्म चादर वगैरह हो। और वो भी हम लोगों ने देखा कि आईटीबीपी के जवानों को उतारा गया जगह जगह, उन लोगों ने कुछ टेंट लगाए जब तक यहाँ वो बचे। तीसरा, हम लोगों ने ये कहा था कि जो सेना का लॉजिस्टिक्स हेलीकॉप्टर होता है उसमें काफी सामान आता है, ज्यादा संख्या में वो निकाले जा सकते हैं, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। और MI-17 जो हालांकि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसको अंत में उसका उपयोग किया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक बात की थी जिसको आपने भी टोका था, हमने कहा इसके साथ शव दहन की भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आगे ये समस्या और बढ़ेगी। तो वो उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, जो अब समस्या बढ़ रही है। शवों को लेकर के लकड़ी लाना, 50 टन लकड़ी, 50 टन घी की बात हो रही है। और वो जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें अंतिम संस्कार की सामग्री थी, वो लेके जा रहे थे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये कहा था कि जिन गांवों का ध्वंस हो गया है उनकी ओर भी दिया जाना चाहिए। तो अभी अगर आप ध्यान दीजिए, अभी वहां चुनौतियां क्या है, अगर पहले तो उत्तराखंड पर केंद्रित कर ले। पहली चुनौती तो यह है कि इस देश के लोगों को यह विश्वास हो जाए कि वाकई अब वहां एक भी जीवित नहीं बचा है। यह प्रशासन, सेना और सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम आप भी उस घोषणा पर अभी संदेह कर रहे हैं कि शायद कुछ न कुछ हो। यह बहुत बड़ी चीज होती है, एक मनोवैज्ञानिक राहत देश को मिलेगा कि चलो अब जिंदा आदमी वहां कोई बचा हुआ नहीं है। यह मैं सबसे पहला वो मानता हूं। दूसरा यह है कि जो लोग भी वहां, मतलब अब तो 2 दिनों में जैसा वो बता रहे हैं, किसी भी सूरत में उन लोगों को वहां से बाहर निकाल देंगे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। जैसे आपको पता है कि सरकारी मशीनरी अगर फेल कर रही थी तो दिल्ली की SGPC ने 300 बसें वहां लगा दी हैं। वो पैसे लेके बैठे हुए हैं कि अगर ट्रेन जहां जैसे जाना है आप किराया लेके जाइए। बहुत सारी संस्थाएं लगी, वो बाहर तो वो कर लेंगी। तो इसलिए वो दूसरा तो है। लेकिन जो इस समय अब मुझे चुनौती लग रही है कि अभी तक हमने जो इसमें अभी मैं पढ़ रहा था 172 गांव तो केवल केदार घाटी के क्षेत्र में है, जो कि बिल्कुल उजड़ गए हैं, जिनका अता पता नहीं। 172 तो उस क्षेत्र में है। इसके अलावा जो स्थिति जो दूसरे क्षेत्रों में जो गांव जो उनका हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आज मैं खबर पढ़ रहा था कि ऐसे गांव भी वहां मिले हैं जिन लोगों ने अपने घर का सारा भोजन लोगों को करा दिया है और उनको भूखे रहने की नौबत आ गई है। तो वो ऐसे गांव की तलाश करके वहां कैसे लोग पहुंचा जाइए है। तीसरी, जो लोग वहां से बीमार बन के और घायल आए हुए हैं उनकी ठीक से सेवा शुश्रूषा देखभाल हो और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। और चौथी वहां स्थिति है कि शवों का दहन कैसे करेंगे। अभी तक उस हिमालय के क्षेत्र में शव दहन की परंपरा नहीं, वहां कैसे करेंगे, उठा के कहां लाएंगे। स्वामी शंकरानंद आज तो शुरू किया है, नहीं वो शुरू किया, लेकिन बहुत कम है। देखिए, जब अंदर से निकलेगा तो हम लोग मानते हैं कि 10,000 से कम जो है शव वहां नहीं निकलने वाले हैं, जो सूचना आ रही है। अभी तक 822 ही शव देखे गए हैं। तो उन शवों को स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात होती है शवों का दाह संस्कार करना। कई चुनौतियां हैं इस वक्त जो, और साथ ही साथ नहीं हम भूल रहे हैं, क्योंकि वो अध्यात्म का इतना बड़ा केंद्र है। मतलब केदारनाथ क्षेत्र जो है हमारा अध्यात्म का इतना बड़ा केंद्र है कि जीवन के अंतिम चौथेपन में लोग वहां यात्रा करते थे। उसका सम्मान पूर्वक पुनर्स्थापना, उसका अगले पट कम से कम खुलने तक वो कैसे हो, श्रद्धालु वहां कैसे जा सके, आप इसको मत टालिए। क्योंकि हमारा भारत, मतलब भारत के जो मूल है संस्कृति का, वो अध्यात्म है, वो वही हमारा नवनीत है।
उसको केंद्र में रख के ही कुछ चीजें हो सकती हैं, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। लाख करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। 10-5 हजार मर गए, लेकिन उस मंदिर का वहां की व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करना। पुष्पेंद्र, जो मुख्य अभी इस वक्त जो चुनौतियां खास करके रेस्क्यू और राहत को लेके है, अगर इसको देखें इस वक्त। देखिए दिलीप, जहां तक रेस्क्यू की बात है, वो तो आप ये जानते हैं कि इस वक्त आर्मी जितना पॉसिबल हो सकता है, एयरफोर्स जितना पॉसिबल हो सकता है, आईटीबीपी जितना पॉसिबल हो सकता है वो कर रही है। उसमें अब कोई नया इंडक्शन की बात जरूरत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वो जो है स्थिति, लेकिन मौसम की वजह से काफी प्रभावित हो रहा है। 8,500 लोग 11 दिन तक कहीं भूखे प्यासे फंसे हुए हों, या वहां तक पता नहीं खाद्य सामग्री पहुंच रही है, सबके पास नहीं पहुंच रही है। दिलीप, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं, अगर खाद्य सामग्री वहां पहुंचानी है तो मौसम खराब है, तो ये तो एक वो नेचुरल सिचुएशन है कि मौसम के ठीक होते ही जिस तरीके से सेना बार बार अपनी सॉर्टीज लगा रही है, मौसम खराब है तो उसमें चाहे सेना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, या कुछ भी हो, वो कोई कुछ कर नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात जो अभी शकील भाई ने भी कही और जो अवधेश जी कह रहे हैं, इन सब के बाद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है एक्सपर्ट्स, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो जरूर लैंड करनी चाहिए कि बहुत सारी जगह लोग बैठे हुए हैं। आपको सिर्फ हम यहां पे सिर्फ बता देना चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं कि 313 डॉक्टर अलॉन्ग विथ 4,977 पैरामेडिकल्स डिप्लॉय किए गए हैं, एम्प्लॉय किए गए हैं इस काम को करने के लिए। जी, तो वो जो दो तीन जगह पे जो बात जो अवधेश जी ने कहा कि जिस तरह से गांव के गांव पूरे के पूरे उजड़ गए हैं, तो वहां जो लोग बचे हैं उनको बचाने की जरूरत है, उनको बसाने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो महामारी का खतरा हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वहां लाशें हैं और अलग अलग पड़ी हुई हैं जिनको खोज पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी जीवित लोगों को ही नहीं ट्रेस कर पा रहे कि कौन कहां है। ऐसे में लाशों का पता लग भी जाएगा तो किस पोजीशन में ना तो वायुसेना है ना दूसरे लोग हैं, उन लाशों को अभी उठाने का काम शुरू करें। तो एक महामारी का खतरा है, उससे निपटने के लिए एक तरफ बात होगी, दूसरी तरफ जिन लोगों के घर उजड़ गए, जो बिल्कुल बेघर हो गए और अब कहीं ना कहीं वहीं लोकल लोग हैं, उनको बचाने की, उनको बसाने की सबसे बड़ी जरूरत है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जितने भी एफर्ट्स अब तक किए गए हैं, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। हां, बहुत सारी कोताहियां रहती हैं, ये इतना बड़ा क्लेमिटी है कि उसमें दुनिया में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि वो अब पहले से तैयार था। हमने अमेरिका में देखा, चाहे कैटरीना आई, चाहे फ्यूरी आई, उस सब के बावजूद भी अमेरिका जैसा बड़ा डेवलप मुल्क भी उन चीजों को उतना वो नहीं कर पाया। तो अगर हम मुकाबला करें तो फिर भी हमारे मुल्क के अंदर ये भी आप देखें कि इन धामों में जो लोग यात्रा के लिए आते हैं, चाहे वो आस्था के लिए आते हो या घूमने के लिए आते हो, हमारे यहां ये भी कोई सिस्टम नहीं है कि इस किस्म, जैसे आप देखें कि हमारे यहां जो अभी जो वो यात्रा अमरनाथ यात्रा होती है उसमें बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको आइडिया होता है कि अमरनाथ यात्रा में कितने लोग गए हैं। इस किस्म की जगहों पे जब लोग आते हैं तो ना तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही किसी को पता होता है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, या अवधेश भाई जो कह रहे हैं, या शकील भाई जो कह रहे हैं कि इसकी गिनती का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह कि किसी को पता ही नहीं है कितने लोग कहां थे, अपने अपने हिसाब से ठहरते हैं, कितनी मौतें हुई हैं। कोई 75 जो वहां आश्रम थे और धर्मशालाएं थी वो उखड़ गए, बह गए बिल्कुल, तो उसमें रहने वाले लोगों की कोई गिनती नहीं है। अब सरकारी आंकड़े की जहां तक बात है तो सरकार तो जितनी डेड बॉडी मिलेगी उतनों को अनाउंस करेगी। तो ये जो बात कही जा रही है कि वहां जो मलबे के नीचे बहुत सारी लाशें होंगी, वो भी एक बड़ा हरकुलियस टास्क है, वो किसी बचाने से बड़ा टास्क है, क्योंकि अगर आपने जीवित लोगों को बचा भी लिया तो और उस क्षेत्र में अगर आप जाएं तो इस महामारी के खतरे से भी आपको लड़ना होगा। काम करने की चीजें हैं ना जी, इसलिए ये अभी तो फेज, सबसे बड़ा फेज भाई ये था कि जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। भाई मैं खुद ही और ये फेज का काम लगभग अभी सेना के और डायरेक्टर साहब ने कहा है कि 2-3 दिन में ये काम पूरे हो जाएंगे। शकील उसके बाद का वो स्टेज है जो आप जिसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, हम समझते हैं कि उसकी तरफ सरकार का भी ध्यान है। शकील भाई, मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन आज से 10 दिन पहले थी, अब उसमें बहुत धीरे धीरे मौसम के अलावा बाकी चीजें इक्विप्ड हैं, हेलीकॉप्टर हैं जगह। मैं ये कह रहा हूं कि अब ये साथ में सरकार, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना होगा, नहीं क्योंकि महामारी फैलेगी, उसका भी एक बहुत प्रकोप होगा, तो ये साइमल्टेनियसली हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम खत्म नहीं हुआ है, वो तो पहली प्रायोरिटी है ही कि जीवित बच जाए, जो बचा हुआ अगर आखिरी भी गुंजाइश है तो उसको बचाया जाए। लेकिन जो लोग नहीं बच पाए हैं, जिनकी लाशें हैं, उसके बाद उस महामारी का बड़ा खतरा है, तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें पंप अप करना चाहिए, मेरा ये कहना है। नहीं, सही है, उसमें काम भी शुरू हुआ है। अभी दिलीप जी ने आंकड़े दिखाए हैं आपको, जी, जिसमें डॉक्टर, पारा मेडिकल और तमाम सारी चीजें। इसके अलावा भी जैसे स्वामी राम के हॉस्पिटल्स हैं, वो पूरी तरह लगे हैं, जो हिमालयन हॉस्पिटल्स है, स्वामी रामदेव के हैं,
ये चिदानंद सरस्वती के अनेक शिष्य सब आ गए हैं, जो तमाम डॉक्टर राज्य हैं। सरकारें भी कर रही हैं, नहीं, लेकिन सरकारों के अलावा देखिए जो लोग भी उत्तराखंड से आ रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि वहां गैर सरकारी लोग ही ज्यादा काम कर रहे हैं अभी भी। नहीं, जो सेवा और उसमें लगातार लोग, तमाम लोग लगे हुए हैं सरकार के। अगर आप देखें, मैं आंकड़ा आपको दूं तो 22 से ज्यादा हेलीकॉप्टर तो सर्विस में अभी लगे हुए हैं वहां पे, जहां पर इसके अलावा बचाव में, देखिए बचाव में कोई प्राइवेट आदमी कोई भूमिका नहीं निभा सकता। आपको मैं ये सब सरकारी काम करेंगे। नहीं, इसके अलावा 2379 मीट्रिक टन गेहूं और 2875 टन राइस जो भेजा गया है, ये आज के ये आंकड़े जो बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें वहाँ पहुँच रही है। और वहाँ पे प्रशासनिक जिस तरह से व्यवस्था भी की गई है उसके बारे में भी उन्होंने कि ये डीएम लेवल तक के वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलके और जो अन्य समाज सेवी संगठन है उनके साथ मिलके तमाम तरह की राहत पहुँचाई जा रही है। और लोगों तक ये राहत पहुँचे उसके लिए जो कुछ अन्य बातें इसमें बताई गई है, जो उन्होंने एक पूरा बुलेटिन जिसे वो रिलीज कर रहे हैं कि लगभग जो कह रहे हैं कि PWD हैज ओपनड 885 रोड्स, 885 रोड को खोला गया, छोटे छोटे रोड, और जिसमें कि लगभग 364 हेवी मशीनरी डिप्लॉय करके 5775 पर्सनल इसमें लगे हुए हैं। इसको तो कहीं ना कहीं काम है, लेकिन डिपार्टमेंट ही लगा। लेकिन देखिए राहत के बारे में, क्योंकि मैं भी संपर्क में हूं, हमारे लोग भी वहां लगे, हम लोग बिल्कुल रेगुलर उसमें हैं। इस समय बचाव में सरकार की भूमिका है, लेकिन जहां तक राहत का प्रश्न है, वो जितने वहां अखाड़े हैं, जितने वहां सन्यासी साधुओं के आश्रम हैं, बाहर से लोगों ने जाके काफी वहां पे इसमें है ही नहीं जी। उसमें एक जो एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है पुष्पेंद्र, लगातार जो संगठन राहत सामग्री लेके जा रहे हैं वहां तक, वो देहरादून और कुछ मैदानी और कुछ ऐसे इलाके के बाहर जा नहीं पा रहे हैं। वो देखिए उसमें एक बात साधारण सी है, आप जानते हैं कि तमाम संगठनों ने भेजी है राहत, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भेजी है। जो मटेरियल में राहत है दिलीप, वो देहरादून क्योंकि लास्ट स्टेशन है जो आपका प्लेन और पहाड़ से मिलता है, उसके बाद में सड़कें टूटी हुई हैं, डायरेक्ट वो ले जा नहीं सकते। इसमें मैं जो वहां के मुख्यमंत्री की अपील है, मैं उसको मानता हूं कि ये बहुत हद तक प्रैक्टिकल है कि वो लोग वहां आकर के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कोऑर्डिनेट करें कि उन्हें वाकई चाहिए। अब अगर आप यहां से 50 करोड़ टन गेहूं भेज देंगे तो गेहूं को वो कहां डंप करेंगे, गेहूं के बाद वो गेहूं से आटा कैसे बनेगा, क्या लाइट की व्यवस्था है, क्या चक्की की व्यवस्था है, तो बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं। लिहाजा जब तक आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से या राज्य सरकार के साथ में इस राहत सामग्री में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, वो राहत सामग्री भेजने का अर्थ भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे अच्छी बात है, हम आप अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि सरकार ने जो ये बुलेटिन जारी किया उसमें केदारनाथ, उसके बाद जो है घांगरिया, गंगोत्री और जंगल चट्टी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां लोग फंसे हुए हैं। यहां से इस बुलेटिन के द्वारा ये कहा गया है कि इन तमाम जगह से लोगों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है, टोटल है वो। और ये कुल केदार घाटी के। लेकिन दिलीप जी ऐसा है कि हम बार बार हम इस चीज को दो चीजों में बाइफरकेट करना पड़ेगा राहत को जी। बाहर से संस्थाएं, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में अस्थायी रूप से हजारों सेवा केंद्र, हजारों आश्रम है, हजारों औषधालय है सामान्यतः, जो अपना काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी तक भी दिल्ली के लोग पहुंचे हैं लोगों को खाना उना देने, ये देहरादून तक नहीं है। उत्तरकाशी के बारे में बात आपको करवाएंगे, वहां क्या स्थिति, हमारे संवाददाता वहां पे उत्तरकाशी तक भी कुछ लोग पहुंच चुके हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम उत्तरकाशी भी चलेंगे और वहां से जो हमारे संवाददाता है नौटियाल है, हेमकांत नौटियाल, उससे भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।